नमस्कार, आप देख रहे हैं एडबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बड़ी खबर में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के बयान से कैसे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि मुंबई के सीएम उद्धव ठाकरे ने कैसे किसानों का समर्थन किया है और बॉलीवुड पर कैसे संकट मंडराया हुआ है, ये भी अंत में आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इमरजेंसी वाले बयान से करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उस दौरान जो भी हुआ वो पूरी तरीके से गलत था, लेकिन मौजूदा समय से बिल्कुल अलग था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के पक्षधर हैं, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी ने देश के मौजूदा हालातों को इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब बता दिया। अब राहुल गांधी के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को उनकी अज्ञानता बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी संग से अनजान है या फिर उन्होंने सोच समझकर ये बयान दिया है। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस के गुनाह को देखें तो उनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। आखिर कितने गुनाहों की माफी मांगेंगे राहुल गांधी? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये इनका कर्मकांड बन गया है। हर बात पर विलाप करना इनकी आदत बन गई है और हर बात के लिए बीजेपी, आरएसएस और मोदी का नाम लेकर सवाल उठाना इनकी राजनीति हो गई है। राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। एक लंबी हर गुनाह की इनकी गली में एक ऐसा गुनाहों का और गलतियों का ढेर दिखाई पड़ेगा जिसका कि जिसको की माफी हो ही नहीं सकती। आप क्या सन 84 में जो सिख भाइयों का और बहनों का कत्लेआम हुआ था वो माफ करने लायक है? क्या भागलपुर में जो कत्लेआम हुआ था उनके शासनकाल में वो माफी करने लायक है? मलियाना में जो हुआ था वो माफी करने लायक है? जो इमरजेंसी में जो कुछ भी जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की तो हत्या एक तरफ की और लोकतंत्र सेनानियों की हत्या बेशर्मी और बेदर्दी के साथ दूसरी तरफ हुई, वो माफी लायक है? तो इनके गुनाहों की गली के हर मोड़ पर इनके गुनाहों के ढेर दिखाई पड़ेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए झूठ और लफाजी अगर करेंगे तो वो कोई स्वीकार। तो राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी लगाई गई थी मौजूदा हालातों से वो बहुत अच्छी थी। उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो गलत थी, वो फैसला गलत था। लेकिन आज जो मोदी सरकार में हालात हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब ये हालात हैं। लेकिन वहीं बीजेपी का पलटवार है कि राहुल गांधी के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, कांग्रेस के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर माफी मांगना भी चाहें तो वो लिस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। देश भर में राहुल गांधी के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कई राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे ही कांग्रेस देश में बैकफुट पर आ गई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जुटते हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह लगातार निकलकर सामने आ रही है। उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, जिसकी वजह से ये हालात आज देश में पैदा हो गए हैं। विपक्ष कमजोर है हमारे देश का, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी अकेले चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उनकी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हों या फिर भूपेंद्र हुड्डा हों, उनके अलावा कई बड़े ऐसे दिग्गज हैं जो कि पार्टी का मोर्चा हर चुनाव में लगभग संभालते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी अकेले, क्योंकि नेतृत्व कमजोर। एक बार फिर से आपातकाल को राहुल गांधी ने याद दिला दिया है। इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, देश परेशान था। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो गलत थी, वो देश का फैसला गलत था। लेकिन आज के हालात उससे भी ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। आरएसएस के कब्जे में देश की लगभग सारी संस्थाएं हैं। आरएसएस ने देश की लगभग सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से आज के मौजूदा हालात जो हैं उस वाले आपातकाल से बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं पहले की इमरजेंसी के मुकाबले। हालांकि वो फैसला गलत था, उस समय की सरकार का फैसला भी गलत था। राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस बयान की जरूरत क्या थी।
और आरएसएस के बारे में कितना राहुल गांधी जानते हैं, इस तरह की टिप्पणी अगर करते हैं तो। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। अवधेश उपाध्याय बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। केवल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये, इलेक्शन है उसके बावजूद इस तरह का बयान, क्या मतलब है इसका? आपने मुझसे पूछा? जी, केवल ढींगरा जी आपसे ही पूछा है, क्योंकि बयान राहुल गांधी का है। इस समय इलेक्शन का माहौल हमारे देश में चल रहा है, कई राज्यों में इलेक्शन है, और उसी बीच में इमरजेंसी वाला बयान आ जाना, इसका मतलब क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि जो इस समय इमरजेंसी हुई थी, उस समय हमारी ये भूल थी कि हमने इमरजेंसी जो लगाई है ना, ये बात मान ली उन्होंने। लेकिन उसके एवज में उन्होंने ये बात कही है कि आज तो अघोषित आपातकाल का टाइम है। जिस तरह से इस समय नोटबंदी हुई, पहले जीएसटी हुई, फिर उसके बाद धारा 370 करी गई, फिर किसानों के अध्यादेश के के बाद आप देखिए किस तरह से इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो है, जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आरबीआई, चुनाव आयोग, एनसीबी का दुरुपयोग जो है जिस तरह से किया जा रहा है। और तीसरी बात इसमें यह भी है कि जिस तरह से मीडिया का जो टीआरपी का खेल चल रहा था, आपने देखा होगा पिछले दिनों अर्नब गोस्वामी के ऊपर टीआरपी। अगर उस इमरजेंसी को याद करें, एक मिनट, अगर हम उस इमरजेंसी को याद करें तो क्या उस समय मीडिया पर कब्जा नहीं किया गया था? क्या पत्रकारों को जेल नहीं भेजा गया था? अगर हम उस दौर को याद करें तो। काजल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूं कि इस समय आप सिर्फ मीडिया की बात ना कीजिए, इस समय आप ईडी की बात करिए, इनकम टैक्स की बात करिए, सीबीआई की करिए, एनसीबी की करिए, जो हाल ही में आज भी रेड्स हुई हैं। तो ये किस तरह का घोषित आपातकाल है। और आप देखिए 7 साल के अंदर जिस तरह से पहले नोटबंदी हुई, वो नोटबंदी किसी से पूछी नहीं गई। जीएसटी है, वो जो हमारे देश के लोग हैं उनसे पूछा नहीं गया। धारा 370 लॉन्च हुई तो जेएंडके के लोगों से पूछा नहीं गया। ठीक है। किसानों के आंदोलन हुए, किसानों से पूछा नहीं जा रहा। ठीक है। उनके बिल लाए जा रहे हैं सीधे, और उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। इसको कहते हैं पूरे देश का अघोषित आपातकाल। ठीक है, ठीक है, इस समय ये लागू है। ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी, पहले जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय में, आज तक पूरा देश उसको भुला नहीं पाया है। लेकिन मौजूदा हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि राहुल गांधी ने इन हालातों को बद से बदतर बताया है, और इनसे ज्यादा अच्छी वो इमरजेंसी थी जो इंदिरा गांधी के समय में लगी थी। देख रहे हैं। हाँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कभी अपनी जनता पर आरोप लगाते हैं, कभी अपने लोगों पर आरोप लगाते हैं। अब ये इतने जिम्मेदार व्यक्ति होने के बाद यदि ऐसी बयानबाजी करते हैं तो बहुत ही मतलब शर्मनाक वाली बात है। और बस बात रही इनकी जो बोला है आपातकाल वाली, तो मैं बता दूं हम तो पहले से कैसे आए थे। आपातकाल एक गलती थी और कुछ नहीं। अब ऐसे ही राहुल गांधी जी 84 में दंगे हुए थे, जो सिक्कों को नहीं, आज उन्होंने एक्सेप्ट की है ये गलती। आज उन्होंने एक मिनट, आज उन्होंने ये गलती एक्सेप्ट की है, लेकिन ये भी कहा है कि मौजूदा हालात उससे बहुत खराब हैं। मोदी सरकार के जो हालात है उससे बहुत ज्यादा खराब है। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे ही राहुल गांधी जो सिख दंगे हुए थे उस पर माफी मांगे। तो 1990 में जो कश्मीर से निकाले गए थे ब्राह्मणों को, हिंदुओं को, उस पर माफी मांगे। बात रही संस्थागत ढांचे पर कब्जे की, तो मैं बता दूं राहुल जी आपने तो पूरे देश को बांट दिया। और स्वयं जब मिला कश्मीर के लोगों के साथ उन्होंने राजनीति की, वहां भी राजनीति खेली कश्मीरी के मासूम लोगों के साथ। आज चोरों पर लगाम लगाया जा रहा है तो बोलते हैं संस्थागत ढांचे में कब्जा हो रहा है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आरएसएस पर भी आरोप है, आरएसएस पर भी आरोप है, आरएसएस पर भी आरोप है कि आरएसएस ने देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। अवधेश उपाध्याय जी, मेरा सवाल सुनिए पहले। आरएसएस पर आरोप है कि देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा है आरएसएस ने। वही मैं कह रहा हूँ, जो कब्जे वाली बात जो कही, कब्जे वाली बात से मैंने कहा था, जो इन्होंने कहा है कि संस्थागत ढांचे में कब्जा हो रहा है, तो राहुल गांधी जी को ये पता होना चाहिए इनके परिवार ने तो पूरा देश बांट दिया। और आगे चैन तब मिला जब कश्मीर के मासूम लोगों के साथ इन्होंने राजनीति खेली। रातों रात उनको निकलना पड़ा घर छोड़कर। तब संस्थागत ढांचे पर कब्जा नहीं हुआ था। सन 84 में जब सिक्कों को सरेआम मारा गया था
खून से सड़कें भाई मतलब रंगीन की गई थी, तब इन्हें संस्था के ढांचे कब्जे में दिखाई नहीं दिया। केवल ढींगरा जी वो कांग्रेस का इतिहास याद दिला रहे हैं आपको। काजल जी मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बोलूँ। बोलिए। ठीक है, सुन लीजिए, पहले एक बार उनको सुन लीजिए, रुक जाइए। जब चोरों पर लगाम लगाया जा रहा है तब बोलते संस्था के ढांचे कब्जे में हो रहे हैं। ठीक है, बोलिए आप जवाब ले लेते हैं उनसे। काजल जी मैं इनको अभी करंट हिसाब याद दिलाना चाहता हूँ। 270 के करीब किसानों की अभी शहादत हो चुकी, दिल्ली के आसपास बैठे हुए की ठिठुरती ठंड के अंदर। मोदी जी माफी मांगे। मजदूर जो है कोरोना काल के अंदर पैदल चले कितने कितने किलोमीटर, उनको ना बस प्रोवाइड हुई ना उनको कोई चीज दी गई। कितने मजदूर रास्ते में अपनी जान गंवाई जिन लोगों ने, इसके लिए मोदी जी माफी मांगे। जब नोटबंदी की गई कितने लोगों ने नोटबंदी के अंदर अपनी जान गंवाई और उनको लाठियों से मारा गया, पीटा गया, उनके लिए मोदी जी माफी मांगे। 370 के अंदर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को घरों के अंदर कितने देर बंद रखा, उनकी सेवाएं बंद रखी, उनकी वहां पे कितने लोगों के साथ जो अव्यवहार हुआ, उसके लिए मोदी जी माफी मांगे। जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज हर वर्ग जो है वो परेशान हो रखा है, उसके लिए मोदी जी माफी मांगे। क्यों नहीं मांगते मोदी जी माफी? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं अवधेश उपाध्याय। ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, आप उनका एक मिनट पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आपका वर्तमान याद दिला रहे हैं, वो देश में हमारे इस समय जो हो रहा है वो उसी को याद दिला रहे हैं। आप उनका इतिहास उठा रहे हैं, लेकिन वो वर्तमान आपको बता रहे हैं, जो हमारे देश के मौजूदा हालात है वही बता रहे हैं। काजल जी आप इतने समय से मीडिया में हैं, आप बताइए ऐसा कौन सा कार्य ऐसा किया है भारतीय जनता पार्टी में जो राज शिक्षा नहीं है? क्या 370 राज शिक्षा काम नहीं था? क्या राम मंदिर राज शिक्षा कार्य नहीं था? ट्रिपल तलाक राज शिक्षा कार्य? उन्होंने 200 से ज्यादा किसानों की मौत को गिनवाया है। अब ये बता रहे थे, अब ये इन्होंने बात छेड़ी कोरोना की, तो मैं बता दूं आपको, जहां जहां इनकी सरकारें थी वहां से रातों रात मजदूरों को भगाया गया। और राजस्थान से तो ये हालत हो गई थी, जो यूपी के जो बच्चे थे, पढ़ने वाले जो बच्चे थे यूपी दिल्ली के, उनको जो बसें करवाई गई थी, उनका 4-4 गुना पैसा लिया था। ये बात आप मत उठाइए। रातों रात वहां से भी लोग गए थे जहां जो बीजेपी शासित राज्य हैं। देखिए काजल जी, जब लॉकडाउन हुआ था, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए पहले, रातों रात लोग वहां से भी उन्होंने पलायन किया था जो बीजेपी शासित राज्य हैं। सिर्फ कांग्रेस की बात मत करिए आप। देखिए बीजेपी शासित राज्य जो थे वहां से जो मजदूर आ रहे थे उनको सुरक्षा पूर्वक भेजा जा रहा था, उनको निकाला नहीं जाता। उनको ये निकाला गया था आप बाहर जाइए, दिल्ली बॉर्डर पर बसें खड़ी हुई हैं यूपी की, ऐसा झूठ नहीं बोला गया था। बसें मिल गई थी, वो दृश्य आपको याद है? बसें मिली थी, बसें नहीं मिली थी, वो सीन। एक मिनट उस वक्त को आप याद करिए, उस वक्त को आप याद करिए। आनंद विहार में किस तरीके से लाखों की संख्या में कई लाख लोग थे जो वहां पर खड़े हुए थे। इतनी बसें भी नहीं थी, इतनी बसों में जगह नहीं थी जितने लोग वहां पर खड़े हुए थे। काजल जी मुझे याद है, मैं भी गया था वहां पर, लेकिन भड़काया किसने था? ये भड़काया किसने? दिल्ली के लोगों में जाकर, छोटी छोटी बच्चियों में जाकर किसने कहा था कि वहां पर बसें खड़ी है आनंद विहार पर? ट्रेन के रूट किसने चेंज किए थे? जानबूझ के लंबे रूट लगा के और उन मजदूरों को मारने का काम किया आप लोगों ने, जानबूझ के किया गया। इसलिए मोदी जी माफी क्यों नहीं मांगी? नहीं, आप जो मुद्दा पलट रहे हैं, मुद्दे बात कीजिए। आपातकाल है देश के अंदर, उसका ही मुद्दा याद दिला रहा हूं। मोदी जी को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। माफी वो लोग मांगेंगे जिन्होंने देश को लूट के खाया है, उनकी तरह देश को गुना है पिछले 70 सालों में। माफी मांगे, मोदी जी माफी नहीं मांग सकते। कर रहे हो इस समय, आपने देश का छोड़ा गया इस समय, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों को पूरा गरीब बना के महंगाई के कारण आपने खत्म कर दिया। अब तो भारत हमारा विश्व गुरु बन रहा है। आप आगे खोलिए, आप लोगों ने देखो तो नहीं। अरे आज महंगाई का हालत क्या कर दिया, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, वो भी निकाल लिया आप लोगों ने। देखिए आप तो बौखलाओगे, क्योंकि आपके नेता बेल पर कहाँ बुखलाए? आप बुखलाए हुए हो भैया। आपके नेता बेल पर, आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे, उसका जवाब नहीं देना चाह रहे। आपके नेता बेल पर बात कर रहे हैं। आज अघोषित आपातकाल बीजेपी की मोदी सरकार और आरएसएस की वजह से है। आपके नेताओं का पूरा परिवार बेल पर क्यों घूम रहा है बाहर, ये बताइए मुझे। अरे भाई साहब, आप मोदी जी की बात करिए पहले। एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आएगी। सरकार है, एक एक करके बोलिए, ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा। एक एक करके बोलिए, मोदी जी बेल पर बाहर नहीं घूमे।
एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, दोनों की आवाज एक साथ सुनाई नहीं देगी, एक एक करके बोलिए ना। केवल ढींगरा जी, पहले मेरे एक मिनट पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। केवल ढींगरा जी, राहुल गांधी कहते हैं कि देश की सारी संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर रखा है, किस आधार पर वो ये बोलते हैं? देखिए, आप ये देखिए, जिस तरह से सीबीआई है और ईडी है, इनकम टैक्स है, आरबीआई है, एनसीबी है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं। इसका किस तरह से दुरुपयोग जो कर रहे हैं वो उसको आप देखिए। आज भी जो एक्टर्स के ऊपर रेड हो रही है कंगना के कहने पे, आप ये देखिए किस तरह से एक आदमी के कहने पे दूसरे आदमी पे रेड हो रही है, और किस तरह से आपको नवदीप कौर याद होगी, किसानों के उसके ऊपर 307 लगा दी गई। आप ये बताइए उसने किसका अटेम्प्ट टू मर्डर करने की बात की थी? 150 किसान जेलों के अंदर बंद कर दिए इन्होंने, उनके ऊपर धाराएं किस तरह की संगीन धाराएं लगाई। वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको अगर कोई राशन लेने की दुकान पे चला गया वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। कोई नरेला से गिरफ्तार हो रहा है, कोई बवाना से गिरफ्तार हो रहा है, कोई दिल्ली की एंट्री में घुसते हुए गिरफ्तार हो रहा है। किस तरह का घोषित आपातकाल इन लोगों ने लगा रखा है। पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का हो रहा है, ईडी का हो रहा है, जवाब दे रहे वो, ठीक है, आपका जवाब दे रहे वो, बोलिए। मुझे लग रहा है ढींगरा जी भी अपना जो है संतुलन खो बैठे राहुल जी की तरह। नहीं, संतुलन किसी ने नहीं खोया, संतुलन किसी ने नहीं खोया। वो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, संतुलन किसी ने नहीं खोया है। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, देखिए, जब लाल किले पर कुकृत्य हुआ था 26 जनवरी को, ठीक है, तब सब लोगों ने, इन्होंने सब ने ये कहा, कांग्रेस के नेताओं ने या फिर जो भी महासम्मेलन के बीच नेता है, अरे भाई सब लोग बीजेपी के हैं, सब लोग बीजेपी के हैं। अरे भैया जब बीजेपी के छोड़ने दो ना जेल में, अब तो दिक्कत हो रही है तुम्हें, क्यों की जमानत करवाने चक्कर में पड़े हुए हो। ये केवल हैं जो दोगली राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये कहते हैं मोदी जी माफी मांगे। उनका कहना है, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट। मोदी जी ने कौन सा पाप किया है? इनके नेता तो बेल पर बाहर घूम रहे हैं, जमानत तो बाहर घूम रहे हैं। कोई पाप किया होगा तभी तो जमानत तो बाहर घूम रहे हैं। माफी उनको मांगनी चाहिए जो बेल पर बाहर घूम रहे हैं, देश की जनता अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी, मेरा सवाल, एक मिनट मेरा सवाल आपसे ये है, उनका यही कहना है कि किसानों को जेल में डाला गया। जब 26 जनवरी की हिंसा हुई उसके बाद, एक मिनट पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। 26 जनवरी की जब हिंसा हुई उसके बाद दिल्ली की जेलों में और हरियाणा की जेलों में किसानों को डाला गया है। तमाम ऐसे किसान हैं पंजाब और हरियाणा के जिनका आज तक पता नहीं है। वो इमरजेंसी और ये इमरजेंसी, क्या फर्क रह गया फिर? क्या इमरजेंसी थी काजल जी, बताना जरा, क्या फर्क रह गया? वो उनका यही कहना है कि हरियाणा की जेलों में बंद किया गया किसानों को। पूछ रहा हूँ, आप भी मीडिया में काफी समय से हैं। हाँ। जब वो लोग पकड़े गए, पुलिस ने एक करके पकड़ा गया, जो वहाँ पाए गए, जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आए, सबको पकड़ा जा रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। सिद्धू भी पकड़ा गया है, ठीक है। पहले ये कह रहे थे कि ये बीजेपी के लोग हैं, आज ये कह रहे हैं उनको रिहा करो। अरे भैया बीजेपी के लोग तो सड़ने दो जेल में, क्यों रिहाई की मांग कर रहे हो? केवल ढींगरा जी जवाब दीजिए, अगर हिंसा होती है तो आप कहते हैं, एक मिनट ठीक है, अगर हिंसा होती है तो आप कहते हैं कि वो सरकार के लोग हैं, ठीक है। अगर जेल में डाल दिया जाता है तो आप बोलते हैं कि वो किसान हैं। अगर दो बयान रखेंगे तो सवाल आप पर ही उठेगा। काजल जी, एक दीप सिद्धू और लंका सिधाना को छोड़कर नवदीप कौर क्या बीजेपी की हमने बोला कभी? हमने ये बोला कि जो 150 किसान जेलों के अंदर हरियाणा और उसमें गए वो लोग बीजेपी के हैं? हमने कब बोला? ये झूठ बोलते हैं। हमने ये कहा था कि जो नवदीप कौर है उसके ऊपर धारा 307 लगाई गई, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई गई, करनाल जेल के अंदर वो बंद रही। उसने कौन सा मर्डर करने की बात की थी? मैंने ये पूछा इनसे। ये बात करते हैं किसी और बात पे, बीजेपी की बात मैंने कब की? और आप सुनिए दूसरी बात, जो लोग नरेला के अंदर सामान खरीदने के लिए किसान चला गया उसको वहीं से अरेस्ट कर लिया। आप ये देखिए 150 किसानों में से जिन लोगों की जमानत हुई है उन सभी किसानों ने अपनी बात रखी है कि हमें वहां पे मारा गया, पीटा गया, और हम लोग नरेला से सामान खरीदने गए थे, राशन की दुकान से पकड़ के ले गए, हम इस गली से पकड़ के ले गए, हम कोई सामान खरीद रहे थे वहां से पकड़ के ले गए। क्या वो लोग सभी बीजेपी के थे? वो बीजेपी के नहीं थे, वो किसान थे।
उन 150 किसानों को, निहत्थे किसानों को, गरीब किसानों को इन्होंने तिहाड़ की जेल में और दूसरी हरियाणा की जेलों में बंद रखा। ठीक है, आप तो जवाब दूसरी दे बात, रहे एक और सवाल पूछता हूँ इनसे। हाँ। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर हेड बनाए इन्होंने, उन्होंने नोटबंदी की, आज वो देश में है या देश से बाहर भाग चुके हैं? उन्होंने रिजाइन दे दिया था। इनको यह बताना चाहिए कि वो देश में है या देश से बाहर भाग चुके हैं। अगर जिन्होंने बगैर मतलब के नोटबंदी की, आज उस नोटबंदी के कारणों का कोई भी फैसला नहीं आ पाया, जो उन्होंने 3 कारण रखे थे कि उससे काला बाजारी खत्म होगी, ठीक है, उससे, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। लोग आज उर्जित पटेल कहाँ है, इनको ये बताना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए अवधेश उपाध्याय जी। काजल जी, मैं इसकी हर बात का जवाब देने तैयार हूँ। उनसे ये पूछिए कि जो नेता बाहर बेचकर घूम रहे हैं, जमानत पर घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं, क्या पाप किया उन्होंने, उसका जवाब देंगे आप। जमानत वाला मुद्दा सर पुराना हो गया। जमानत वाले मुद्दे पर फिर किसी दिन डिबेट कर लेंगे। एक मिनट, किसान पर सुनिए राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने बयान दिया है, और बयानबाजी करते आए हैं कि अपनी जनता को ही बेवकूफ बना रहे थे। वो अमेठी की जनता तो ऐसी थी और यहाँ की जनता अच्छी है, तो ये ध्यान बैठ रहे हैं। बात चलिए राहुल गांधी की, ले आए किसानों पर, फिर ले आए कोरोना पर, फिर ले आए लॉकडाउन पर, फिर लेके आए कि मोदी जी माफी मांगे। अरे भैया, इसका क्या मुद्दा है? आप मुद्दा देख आइए ना कि मुद्दा क्या था हमारा, किसमें हमारी डिबेट करनी है, किसमें हमें बोलना है। ढींगरा जी, आप बड़े सम्मानित लोग हैं। अच्छा, आपको मुझे मुद्दा ही नहीं समझ आ रहा। मैं आपको जो मुद्दा का सवाल कर रहा हूं उसका जवाब नहीं आपके पास। राहुल गांधी की, फिर आपने लॉकडाउन दी, श्रमिकों को निकाला। अरे आप किसके बारे में कह रहे हैं? जमानत पे बाहर, मैं बता दूं आपको, किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमेशा थी है, रहेगी। काजल जी, उनसे पूछिए कौन आदमी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद किसानों को मिली है देश में, वो कभी किसी अवधेश उपाध्याय जी, ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया। ये बीजेपी का ही मुद्दा है और बहुत पुराना हो गया। ये कांग्रेस पर हमेशा से सालों से आरोप लगता आया है। देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं होता। वो मुद्दा, एक मिनट, इस समय डिबेट का मुद्दा नहीं है। वो डिबेट का मुद्दा नहीं है जमानत वाला, वो बहुत पुराना हो गया और हमेशा से बीजेपी ने उसको उठाया है, हमेशा से उठाया है। ये बताइए, नोटबंदी कब का है? नोटबंदी इसीलिए, एक मिनट, पहले मेरी बात सुनिए। वो इमरजेंसी के तरीके से नोटबंदी का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। नोटबंदी के कारण है जो कश्मीर से। केवल ढींगरा जी, आपसे मेरा सवाल है, एक मिनट, पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। केवल ढींगरा जी, आपसे मेरा सवाल है कि कांग्रेस विलाप की राजनीति करती है, ये बीजेपी का कहना है, सिर्फ और सिर्फ विलाप की राजनीति करती है, सिर्फ। देखिए, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हमने कोई किसी चीज का विलाप नहीं किया। हमने कहा जो इन्होंने अघोषित आपातकाल इस समय देश के अंदर लगा रखा है, वो 7 साल से है, और वो 7 साल से, मैं 2016 से एग्जाम्पल शुरू करता हूँ। नोटबंदी की तो कितने लोग मरे, उसके लिए इन्होंने क्यों नहीं माफी मांगी? जीएसटी में 1000 चेंजेस किए गए और देश के बिजनेसमैनों को तबाह करने के लिए पूरा जोर लगाया इन्होंने। उसके बाद किसान जो है, मेरा सवाल विलाप की राजनीति नहीं, मेरा सवाल विलाप की राजनीति को लेकर है। कांग्रेस विलाप की राजनीति करती है, ये कहा गया है। बाकी नोटबंदी है विलाप की राजनीति, नोटबंदी गिना चुके हैं। कर रहा है विलाप की राजनीति? हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, विलाप की राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने कभी नहीं ये कहा कि इन्होंने, हम लोग आज जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि इस समय देश के अंदर अघोषित आपातकाल की स्थिति है, उसके कारण मैं गिनवा रहा हूं, उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं। ये पुरानी बात, आज से 45 साल पहले की बात करते हैं, जो राहुल गांधी जी ने, जिसके ऊपर ये कहा कि उस समय गलत हुआ था। नोटबंदी लेकर आ गए, नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ बताइए आप? कितने आदमियों की मौत हुई? अरे आप बताइए ना, कौन मरा? कितने आदमियों की मौत हुई लाइनों के अंदर? जब लोग लाइनों के अंदर नोट चेंज करवाने के लिए लगे हुए थे, उनको पुलिस डंडे मार रही थी, कितने लोगों की मौत हुई? आप बताइए उस समय क्या चीज? तीनों आपने कहा था काला धन वो रहेगा, बाहर से जो टेररिस्ट आते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर वो रुक जाएंगे, जो ब्लैक मनी है वो खत्म हो जाएगी। कौन सी चीज हुई बताइए मुझे? आपका फैसला कहाँ ठीक हुआ? और इतने आदमियों ने जान दी, वो लोग, उन लोगों के लिए माफी क्यों नहीं? केवल ढींगरा जी, मेरा सवाल सुनिए। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी होती है तो ऐसी बातें की जाती हैं, जब मुद्दे नहीं होते, जब नीतियां नहीं होती। काजल जी, आप मेरी बात सुनिए पहले पूरी। सुनाइए। मुद्दों की कमी कहाँ है? मैं तो आपातकाल, अब घोषित आपातकाल की बात इस समय इसलिए कर रहा हूं, आप ये देखिए सीबीआई क्या काम कर रही है इस समय, ईडी क्या काम कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो क्या काम कर रहा है, कितनी रेड्स मार रहे हैं,
किस बात पे मार रहे हैं, ये बात समझने की है। मीडिया के ऊपर टीआरपी का खेल किस तरीके से हो रहा है, अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो जितनी कार्रवाइयां हुई उनको कोर्ट से जमानत किस तरीके से मिल रही है। आप ये देखिए कि इस समय जिन आदमियों को बचाना है इन्होंने, ठीक है, उनके एक ऊपर लास्ट किस तरह रिएक्शन, से ठीक है ठीक है, एक समय की कमी है, लास्ट रिएक्शन अवधेश उपाध्याय जी, उन्होंने क्या गलत कहा है? अगर आरएसएस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है, वो भी तो बोल रहे हैं, गलत क्या है फिर? अरे कौन सी उस पर लगा रखा है, कौन सी किस पर कब्जा किया है, आप बता दीजिए मुझे। अब बंगाल चुनाव होते हैं, वहां पर सीबीआई पहुंच जाती है, तो ममता दीदी भी सीधे कह देती है कि यहाँ पर बीजेपी ने भेजा है। चुनाव आयोग तारीख, एक मिनट, चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करता है, 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होते हैं, तो चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी सवाल उठा देती है कि वो भी सरकार के कहने पर काम कर रही है। देखिए ऐसा है, जो भी अच्छा काम करेगा, जो राष्ट्र का कार्य करेगा, इन्हें वो दुश्मन नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा राष्ट्रविरोधी काम किया है। जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनका ये साथ देते हैं, तो इनको तो हर चीज वो चीज बुरी लगेगी। 370 इन्हें बुरा लगा। कश्मीर में देखिए ना, कश्मीर में कितनी खुशहाली आई है 370 हटने के बाद, ट्रिपल तलाक हटने के बाद। उन बहनों से पूछिए जो तलाक के मारे बेचारी बाहर नहीं निकलती थी, उनको कितनी खुशहाली मिली है। इन्हें दुख हो रहा है इस बात का। नोटबंदी से देखिए, आतंकवाद पर लगाम लगी है, जो आतंकवाद पूरी दुनिया से लड़ रही है, आतंकवाद से। धर्म के नाम से बांटा, कभी किस जात के नाम से बांटा, कभी कम्युनिटी के नाम से बांटा, सारे हिंदुओं में आपस में अब डिवाइडेशन रूल करना शुरू कर दिया। कभी सिख और अरे हिंदू जात में और धर्म तो dividation हर रूल इलेक्शन कर में दिया। लगभग आ ही जाता है। जातिवाद के बगैर इलेक्शन होता कहाँ है? वो तो हर देखिए, बार आता, चाहे कोई भी देखिए, पार्टी ये उठाए, लोग- बीजेपी उठाए ये या लोग फिर अन्य हिंदू पार्टियां मुस्लिम उठाए, वो करते तो आ ही आए। जाता है ना। काजल जी, इन लोगों ने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय, अब हिंदू आपस मुस्लिम में का मुद्दा जातियों हो में या बांटने फिर के एक सिवाय, मिनट, अगर हिंदू आपस में मुस्लिम का मुद्दा हो या फिर सुनिए, आस्था का सुनिए। मुद्दा हो, ठीक है, जल्दी बोलिए, समय की कमी है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने अभी तक लोगों को बांटने के सिवाय 7 साल में अच्छा काम किया क्या है लोगों के लिए? कोई सड़क बनाई हो, कोई बिजली बनाई हो, कोई पानी दिया हो, कोई इंडस्ट्री लगाई हो, कोई काम किया हो, कोई विकास की बात की हो। जब अच्छे दिन की बात करते थे, आज आपातकाल लगा रखा है इंडिया के अंदर। भारत के अंदर हर आदमी डर के बैठा हुआ है कि ये आज किसको मारेंगे, कल किसके ऊपर रेड करेंगे, कल कौन सी एजेंसी रेड करने जाएगी। ये सारा काम करने से कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समय की कमी है मेरे पास, तो देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, ये राहुल गांधी का कहना है कि जब इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी, मौजूदा हालात जैसे हैं उससे भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।